नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे साम्राज्य की जिसने भारतीय उपमहाद्वीप पर 300 साल से भी ज्यादा राज किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुगल साम्राज्य की। हम सब इस शानदार इमारत को जानते हैं, पर सोचने वाली बात यह है कि जिस साम्राज्य ने इतनी खूबसूरत इमारत बनाई, वो आखिर खत्म कैसे हो गया। यही सवाल आज हमें इसके सफर पर ले जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि हमारा ये सफ़र कैसा रहेगा। हम शुरुआत करेंगे साम्राज्य की नींव से, फिर देखेंगे कि कैसे अकबर ने इसे मजबूत किया, इसके सुनहरे दौर की बात करेंगे और फिर समझेंगे कि वो क्या वजह थी जिनसे इसका पतन हुआ, और आखिर में देखेंगे कि इसकी विरासत क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है मुगल साम्राज्य के पहले शासकों से, जहां नींव तो रखी गई लेकिन वो बहुत मजबूत नहीं थी। यहाँ पे कहानी काफी दिलचस्प हो जाती है। एक तरफ थे बाबर, तैमूर और चंगेज खान के वंशज, जो भारत की दौलत से खींचे चले आए। उन्होंने पानीपत की लड़ाई में बारूद और तोपों का ऐसा इस्तेमाल किया कि इब्राहिम लोदी की सल्तनत हिल गई और मुगल वंश की नींव पड़ी। और दूसरी तरफ थे उनके बेटे हुमायूं। देखिए, नाम का मतलब था किस्मत वाला, पर किस्मत ने उनका साथ ज्यादा दिया नहीं। अपने भाइयों में साम्राज्य बांट देना एक बहुत बड़ी गलती साबित हुई और उन्हें 15 साल तक दर बदर भटकना पड़ा। और हुमायूं को किसने हराया था? शेरशाह सूरी ने। कमाल की बात तो यह है कि हुमायूं ने खुद अपने दुश्मन को उस्तादे बादशाहान यानी राजाओं का शिक्षक कहा। यह सिर्फ एक तारीफ नहीं थी, ये एक तरह से हार मानना था कि सामने वाला वाकई में एक जबरदस्त रणनीतिकार और शासक है। सोचिए, सिर्फ 5 साल के राज में शेरशाह ने क्या क्या नहीं कर दिखाया। कानून व्यवस्था को पटरी पर लाए, दाम नाम के चांदी के सिक्के चलाए, सड़कों और सरायों का जाल बिछा दिया, ग्रैंड ट्रंक रोड को और आगे बढ़ाया। उन्होंने जमीन के रेवेन्यू का ऐसा सिस्टम बनाया जिसमें पट्टा और कबूलियत होते थे। असल में उन्होंने वो नींव तैयार कर दी थी जिस पर बाद में अकबर ने एक मजबूत इमारत खड़ी की। अब हुमायूं की वापसी और फिर मौत के बाद कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे बादशाह की जो इस डगमगाते हुए साम्राज्य को एक मजबूत ताकत में बदलने वाला था। जी हां, अब बात होगी अकबर की। अकबर का सफर देखिए, सिर्फ 13 साल की उम्र में ताज पहना अपने संरक्षक बैरम खान की देखरेख में, लेकिन 4 साल में ही उन्होंने पूरी ताकत अपने हाथ में ले ली। फिर उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया, राजपूत राजकुमारी से शादी की, जो कि एक नई दोस्ती और गठबंधन की नीति का संकेत था। फिर 1564 में गैर मुसलमानों पर लगने वाला जजिया टैक्स खत्म कर दिया। उन्होंने इबादत खाना बनवाया जहां अलग अलग धर्मों के लोग बहस करते थे, और आखिर में दीन इलाही का एक नया विचार भी पेश किया। और अकबर के शासन का जो सबसे बड़ा फलसफा था, वो था सुलह कुल, यानी सबके लिए अमन। ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी, ये एक सोची समझी नीति थी कि इतने बड़े और अलग अलग धर्मों वाले साम्राज्य में शांति तभी रह सकती है जब सबको इज्जत मिले, न कि सिर्फ ताकत के जोर पर राज किया जाए। उस जमाने के हिसाब से ये एक बहुत ही बड़ी सोच थी। तो सवाल ये है कि इतने बड़े साम्राज्य को उन्होंने संभाला कैसे? जवाब है मनसबदारी सिस्टम से। ये एक बहुत ही स्मार्ट सिस्टम था। हर अफसर को एक रैंक यानी मनसब दिया जाता था। इस रैंक के 2 हिस्से थे, जात जिससे उसका रुतबा और तनख्वाह तय होती थी, और सवार जिससे पता चलता था कि उसे कितने घुड़सवार रखने हैं। तनख्वाह या तो कैश में मिलती थी या फिर जमीन के टुकड़े यानी जागीर के तौर पर। और सबसे जरूरी बात, ये पद बाप से बेटे को नहीं मिलता था। सारी भर्तियां, प्रमोशन, सब कुछ सीधे बादशाह के हाथ में था। इससे कोई भी अमीर इतना ताकतवर नहीं बन पाता था कि वो बादशाह को चुनौती दे सके। अकबर ने जो मजबूत नींव रखी थी, उस पर अब एक शानदार इमारत बनने वाली थी। साम्राज्य अब अपने सुनहरे दौर में पहुंच रहा था। ये दौर था जहांगीर और शाहजहां का। जहांगीर के दरबार पर उनकी बेगम नूरजहां का काफी असर था। उन्होंने ही अंग्रेजों को ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए व्यापार करने की इजाजत दी थी। फिर आए शाहजहां, जिनके दौर को मुगल आर्किटेक्चर का गोल्डन एज कहा जाता है। ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद, ये सब उन्हीं की देन है। पर इसी चमक दमक के पीछे एक अंधेरा भी था। शाहजहां के आखिरी दिन अपने ही 4 बेटों के बीच तख्त के लिए हुई खूनी लड़ाई को देखते हुए गुजरे। और उस लड़ाई में कौन जीता? औरंगजेब। उसका लंबा शासनकाल साम्राज्य के लिए एक ऐसा मोड़ साबित हुआ जहां से दरारें पड़नी शुरू हो गईं। औरंगजेब को समझना आसान नहीं है। एक तरफ वो इतना सख्त और मजहबी था कि लोग उसे जिंदा पीर यानी जीता जागता संत कहते थे। वो अपनी जिंदगी बहुत सादगी से जीता था। लेकिन दूसरी तरफ उसकी नीतियां,
वो अकबर की बनाई हुई सबको साथ लेकर चलने वाली नीति से एकदम उल्टी थी और इसका नतीजा बहुत बुरा निकलने वाला था। यहां देखिए फर्क कितना साफ है। अकबर ने जजिया टैक्स हटाया, औरंगजेब ने उसे वापस लगा दिया। अकबर ने राजपूतों से रिश्ते जोड़े, शादियां की। औरंगजेब ने उन्हीं राजपूतों से जंग छेड़ दी। अकबर ने इबादत खाने में सभी धर्मों को जगह दी। औरंगजेब ने हिंदू मंदिर तुड़वाए और सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी। अकबर का फलसफा था सुलह कुल। औरंगजेब की नीतियां थीं सख्त मजहबी कानूनों पर आधारित। नतीजा, साम्राज्य के सबसे वफादार साथी ही उसके दुश्मन बन गए। और फिर था दक्कन का नासूर। ये औरंगजेब की जिद थी कि वो दक्षिण भारत को, खासकर मराठों को पूरी तरह से झुका देगा। इस कोशिश में उसने सालों लगा दिए, दशकों। इस जंग ने मुगल खजाना खाली कर दिया, सेना को थका दिया और पूरा ध्यान दक्कन में लगा रहा। ये एक ऐसा जख्म बन गया जो साम्राज्य को अंदर ही अंदर खाता रहा। औरंगजेब की मौत के बाद ये कमजोर हो चुका साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगा। अब जो बादशाह आए वो बहुत कमजोर थे, लेकिन सिर्फ यही एक वजह नहीं थी। मराठे और सिख जैसी ताकतें उभर रही थीं और समंदर के रास्ते आई यूरोपीय कंपनियां भी अपना असर बढ़ा रही थीं। ये टाइमलाइन देखिए, ये दिल्ली की गद्दी पर मचे घमासान की कहानी है। 1707 में औरंगजेब की मौत हुई और तख्त के लिए लड़ाई शुरू हो गई। उसके बाद तो मानो बादशाहों का आना जाना लगा रहा। कई तो बस नाम के बादशाह थे, असली ताकत तो उनके अमीरों के हाथ में थी। हालत ये थी कि 1719 में एक ही साल में 4-4 बादशाह बदल गए। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हालात कितने खराब थे। और आखिरकार 1857 की क्रांति के बाद जो कुछ नाम की हुकूमत बची थी वो भी खत्म हो गई। अंग्रेजों ने आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया और बर्मा भेज दिया। ये 300 साल से भी ज्यादा चले एक महान राजवंश का एक बहुत ही दुखद अंत था। लेकिन क्या साम्राज्य के खत्म होने से उसकी कहानी खत्म हो जाती है? नहीं। मुगलों ने इस देश की संस्कृति पर एक ऐसी छाप छोड़ी है जो आज भी जिंदा है। चलिए देखते हैं कैसे। उनका प्रशासन का तरीका, सूबों और सरकारों में देश को बांटना, मनसबदारी सिस्टम, इन सब ने आने वाले शासकों को रास्ता दिखाया। उनका आर्किटेक्चर, अरे ताजमहल, हुमायूं का मकबरा, ये तो ईरानी, भारतीय और मध्य एशियाई स्टाइल का एक बेजोड़ संगम है। उनकी कला, उनकी पेंटिंग्स, उनका संगीत और हाँ, भाषा, फारसी भले ही दरबार की भाषा थी, पर आम लोगों के बीच उर्दू जैसी खूबसूरत जबान ने जन्म लिया। ये सब मुगलों की ही तो देन है। तो आखिर में ये सवाल बचता है, मुगल राजवंश तो खत्म हो गया, पर उसकी विरासत वो हर तरफ है। हमारी वास्तुकला में, हमारी भाषा में, हमारे खाने में, हमारे रिवाजों में। सोचने वाली बात है ना कि कैसे एक 300 साल पुराना साम्राज्य आज भी आज के भारत को एक नया आकार दे रहा है। इसके बारे में जरूर सोचिएगा।